और जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। अगर आप पुरानी फिल्मों के शौकीन होंगे तो आपने एक डायलॉग सुना होगा कि आतंक का दूसरा नाम साका। नहीं, वो पिक्चर बिल्कुल गलत बनी हुई है, क्योंकि आतंक का कोई दूसरा नाम है ही नहीं। आतंक का सिर्फ एक नाम, पाकिस्तान। पाकिस्तान ठीक वैसे जैसे कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती दोस्तों, वैसे ही पाकिस्तान जैसे मुल्कों को कभी सुधारा नहीं जा सकता। आर्टिकल को ध्यान से देखना। आपको धुरंधर मूवी से रिलेटेड एक बात बताऊंगा। जो डॉन है दाऊद इब्राहिम, जिसको इस मूवी में दिखाया गया है, उसने यह पिक्चर अब देखी है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि वो जीवित है कि नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स जो आई हैं वो आपको चौंका देंगी कि ऐसा कैसे। क्योंकि दाऊद की तरफ से एक धमकी आई हुई है। क्या मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट को भूल गए हो क्या? तो उसके एवज में भारत की कंपनियों ने क्या किया है यह भी आपको बताऊंगा। आज आपको एक ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा, सबको मालूम नहीं है, लेकिन ऑपरेशन को आज 10 से 11 दिन हो गए हैं, क्योंकि यह एक सॉलिड इंटेल है कि पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के कुछ आतंकवादी बांग्लादेश के थ्रू इन्फिल्ट्रेट करके जम्मू कश्मीर तक पहुंच चुके हैं। तभी तो यह इतनी हलचल चल रही थी इन बॉर्डर्स पे कि इस हड़बड़ी में कुछ लोगों को निकाला जाए, क्योंकि पाकिस्तान से तो बहुत मुश्किल है, वो तो एकदम लॉक्ड है बॉर्डर। अब आपको आर्टिकल बता देता हूं। पहले आर्टिकल को ध्यान से आपको हल्का सा समझना पड़ेगा, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ये देखिए, ये शहबाज शरीफ है। ये दोस्तों मिलने गया है यूरोपियन यूनियन में, और यूरोपियन यूनियन मिलने के साथ साथ ये किसकी बात कर रहा है? एक आदमी, आपने देखा होगा घर में एक आदमी कोई होता है जिसको आप थोड़ा सा पीट दो तो फिर घर में कोई भी आएगा वो उसी से रोएगा, सबसे शिकायत करेगा। ये वही है, यानी ये यूरोपियन यूनियन गया। अब यूरोपियन यूनियन का जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसकी तो रोने की आदत है ना। ये चाहे यूनाइटेड नेशंस में पहुंच जाए, ये यूरोपियन यूनियन में पहुंच जाए, ये अमेरिका के पास पहुंच जाए, ये चाइना के पास पहुंच जाए, इसको एक ही बात कहनी है कि कश्मीर कश्मीर कश्मीर। अब मैं कश्मीर पर भी आ जाता हूं। यह इसका भाई है बगल में, बहुत ध्यान से देखिएगा। यह है नवाज शरीफ। इसने पाकिस्तान को इससे पहली पंचवर्षीय में लूटा था, जो इमरान खान से पहली थी, और लूट लाट के ये भाग गया। अब जब ये लूट लाट के यहां से भाग गया तो अब चुनाव दोबारा आ रहे हैं, तो चुनाव के टाइम पर ये आया और ये कहां गया है? पीओके में, यानी इलीगली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। यहां ये गया है और यहां जाकर इसने कहा है कि जब मैं एयरपोर्ट से उतरा था मुझे बहुत दुख हुआ, जिस गिलगित बल्तिस्तान को मैं अपने सीने से लगा के रखता था, आज वहां इतनी मजलूमी है, लोग भूखे मर रहे हैं। मैं दिखा देता हूं, आपको विश्वास नहीं होगा ना, क्योंकि भारत में भी बड़े पैमाने पर कुछ लोग ऐसे बैठे जिनको विश्वास नहीं होता, तो उनको तो सबूत दिखाना भी जरूरी है मेरे दोस्त। ये देखिए, ये आटे की लाइन है। ये कहां पर है? ये है पीओजेके में, क्राइसिस। आटा रोटी नहीं है खाने के लिए, और इनको ये वाला कश्मीर और चाहिए। कौन सा पता है? ये वाला। ये देखिए, ये भारत में जो कश्मीर है ये उसका है, और जो हमारा कश्मीर इन्होंने ये यहां पर धोखाधड़ी से ये जमीन कब्जाई हुई है, वो वाले का ये हाल है। रोटी तो तुम दे नहीं रहे हो और चाहिए तुम्हें जमीन। अब मैं आपको बताता हूं, ये दोनों भाई चुनाव के टाइम पर, मतलब मैं ये ऐसे क्यों बता रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि अगर ये वीडियो पाकिस्तान का एक आदमी भी देख रहा होगा तो हो सकता है उसकी बुद्धि में थोड़ी बुद्धि आए कि देख लो तुम्हारा ये क्या हश्र करते हैं, चाहे तुम्हारे आर्मी वाले हो, चाहे तुम्हारे नेता नगरी हो, तुमको ऐसे ही भूखे ही मरना है। तुमको तुम्हारी किस्मत लिख चुकी है भूखे मरने की। क्यों? क्योंकि तुमको जब जब भूखा मरते हो तुम, तो नेता नगरी जानती है कि अब इंडिया के साथ लड़ाई कर देते हैं, और इंडिया के साथ सेंटीमेंट जनरेट करके हम भूखे भी मरेंगे तो भी जनता कुछ नहीं कहेगी। ध्यान रखना, यह बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है दोस्तों, और यह सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, कोई भी हमारा पड़ोसी देश जब उनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के लिए हम रोजगार नहीं दे पा रहे, लोगों के लिए हम सुविधाएं नहीं दे पा रहे, सड़क नहीं बना पा रहे, कुछ हॉस्पिटल्स नहीं बना पा रहे, तो फिर वो क्या होता है? फिर जनता का रोष उठता है, और जनता का रोष उठता है तो उसको कैसे रोका जाए? फिर उसको रोका जाता है कि किसी भारत से जाकर भिड़ जाओ और बॉर्डर पर तनाव कर दो और जनता शांत हो जाएगी कि अब तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात है। अब नहीं, अब पाकिस्तानी, अब हमको चुप रहना है, अपने नेताओं से कुछ नहीं कहना है। ये हथकंडे होते हैं। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि भविष्य में आपको भी लीडरशिप क्वालिटी आनी चाहिए कि इस तरीके की बयानबाजी से आप बच सकें। जैसे आज एक पत्रकार सारे लोगों को गाली दे रही है तो दूसरी उसके बचाव में आ गई है, वो भी उससे पहले वो गाली दे रही थी, आज दूसरी ने गाली दी तो वो बचाव में आ गई। तो ये रोटी सेकने वाला जो प्रोपेगेंडा है वो आप समझ सकें, ये जम्मू कश्मीर है। ध्यान रखना, 5,000 करोड़ का अभी अभी इन्वेस्टमेंट हुआ है इसमें। जहां 5 हॉस्पिटल थे वहां 250 से ऊपर है, जहां कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी वहां 10 से ऊपर यूनिवर्सिटीज हैं, जहां सिनेमा हॉल नहीं थे वहां कई सिनेमा हॉल हैं, जहां पर मॉल नहीं थे वहां 700 से ऊपर मॉल हैं। यह डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट, अब ऐसी बात नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं होगा तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन साथ ही साथ नहीं दिखता ना, प्रॉब्लम यह है। अब देखिए, जो लश्कर तैयबा के आतंकवादी हैं, यहां देखिए, इंडिया क्वेश्चंस यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान रिमार्क्स ऑन कश्मीर एंड साइलेंस ऑन टेरर। यूरोपियन यूनियन को पूछा है भारत की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने कि जब टेररिज्म हुआ था पहलगाम में तो तुम्हारे सिल गए थे ये होठ, अब तुम पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर और बात कर रहे हो जम्मू कश्मीर की, शर्म भी तो नहीं आती तुम्हें? अब दोस्तों ये बहुत ओवर क्या है कि भारत किसी मुद्दे पर इतना बोलता नहीं है, लेकिन बात जब जम्मू कश्मीर की आ जाती है कि जिस पर हर आदमी आकर टुच्चा भी बोलने लगता है तो फिर दिक्कत होती है भारत को।
और उन्होंने इसीलिए कहा है कि मदर ऑफ डील्स आपके साथ साइन करता है भारत। पाकिस्तान किस लिए आया है? पैसा मांगने। हम पैसा नहीं मांगते, हम व्यापार करते हैं, हम डील करते हैं। हम कटोरा लेके भीख मांगने नहीं आए कि अभी के लिए 1000 दे दो, फिर परसों बात करूंगा। पाकिस्तान तुम्हारे पास इसलिए आता है और फिर भी तुम उसके साथ मिलकर कश्मीर पर बात करते हो, भारत के पे। शर्म आनी चाहिए इस बात पर। अब दोस्तों यहां देखिए, अब ये आतंकवादी जो घुस चुके हैं कहां पर? जम्मू कश्मीर के अंदर। आपको ध्यान रखना चाहिए, रजौरी में मुठभेड़ चली हुई है, फायरिंग की और हैंड ग्रेनेड्स की धुआंधार आवाजें आ रही हैं। यानी ऑपरेशन शेरोवाली पिछले 10 दिन से कंटिन्यूअस चल रहा है। उनको ढूंढना है, एक आध निपट जाएगा आजकल में। तो उन तीनों को 3 की खबर है कि 3 लोग घुस चुके हैं और तीनों मास्टरमाइंड है। पता कैसे? एक तो रेडियो सिग्नल में मास्टरमाइंड है, एक मैप रीडिंग में मास्टरमाइंड है, एक नया लड़का है 22-23 साल का। 3 की इंटेल मिली है भारत की एजेंसियों को और इन तीनों को वहां ढूंढा जा रहा है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा घने जंगल हैं और घने जंगल में सुअर का शिकार करना, वो भी जंगली का, थोड़ा टफ टास्क है। लेकिन क्या वो बच जाएगा? क्या नहीं। भारत के जवानों पर यकीन है ना हमको। ये देखिए, चीन जाता है तो चीन में भी वही रोना है इसका कि कश्मीर ज्वाइंट स्टेटमेंट आफ्टर शरीफ विजिट। वहां गया तो वो कह रहा पुरानी हिस्ट्री भुलाकर थोड़ा सा डेवलपमेंट करिए। अबे भूखे मर रहे पीओजे में लोग। ये हमारा ऑपरेशन चला हुआ है। यहां से ये तीनों दुर्दांत सुअर जब निकलेंगे मरने के बाद, तब आर्मी बताएगी कि ये ऑपरेशन हमने लॉन्च किया था एंड ऑपरेशन शेरोवाली सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड। ठीक है मेरे भाई, ये आपको अब आप कहेंगे सर इंटेल क्या सच में ये मतलब जेन्युइन इंटेल थी? क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? क्यों आतंकवादी भेज रहे हैं? अब तो बॉर्डर सील हो गए, अपना खाएं पिए। नहीं यार, तुम लोग कल की सोच रहे होगे। ये जो आतंकवादी है ना, वो कब की सोच रहे हैं? वो जीने मरने की सोच रहे हैं, क्योंकि अब इनको डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। कहां से? यूनाइटेड नेशन से। तो पाकिस्तान में ये खुलकर नहीं रह सकते और पाकिस्तान कहता है हम आतंकवादी नहीं रखते। अब रहना भी वही है और दिखना भी नहीं है कि हम आतंकवादी हैं, तो क्या होगा? ये दिक्कत है और लंबे समय तक जी नहीं पाएंगे। क्यों? आप कहेंगे सर कोई मार देगा क्या इन्हें? हां, इनको पता है कि हमको मारा जा रहा है। अभी देखिए, असद हत्याकांड सुना है ना आपने? वो असद एनकाउंटर कांड सुना है? असद ने हत्या करी शौर्य की और यूपी में ऑपरेशन चला हुआ है, ऑपरेशन शौर्य और ऑपरेशन क्लीन। उसके द्वारा 5 लोगों ने मिलकर उस लड़के की बकर ईद के दिन हत्या करी और उसका एनकाउंटर हुआ अगले दिन। और दोस्तों 5 एनकाउंटर हो चुके हैं यूपी में अब तक। और यहां पर स्पीच भी आपने सुन ली है, यहां पर कह दिया है कि जो बात से नहीं मानेगा वो गोली से मानेगा। और यह खौफ है इनके अंदर कि यह आदमी जब ऊपर वाले पायदान पर आएगा तो जीना दुश्वार हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान से आए हुए 1648 लोगों को आज प्लॉट बांटे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जो वहां अपनी जमीनें खो चुके, जो कब 46, 47, 48 में उनकी जमीनें पाकिस्तान ने छीन ली। आज उनको यहां पर उनका निजी संपत्ति का हक दिया गया है और यह कह दिया गया है कि कोई भी उत्तर प्रदेश में दंगे का मतलब है तुम खत्म। बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। यहां यह सब नहीं चलेगा। यहां आप शांति से रहिए, अच्छे से रहिए, देश प्रेम से रहिए, राष्ट्रभक्ति अपने अंदर रखिए, व्यापार करिए, आगे बढ़िए। गुंडागिर्दी, चोरी चपाटी, दुपट्टा खींचना, यह सब नहीं चलेगा, यह बंद हो गया अब। तो यहां पर अब देखिए डबल स्टैंडर्ड क्या होता है। यहां जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एशियन गेम्स में चैंपियनशिप पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या, राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल की भी, सूर्या चौहान और एक दूध व्यापारी की हत्या उम्र की कानून व्यवस्था को, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठप होने का प्रतीक है। अब ये जो हत्या, क्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20-25 करोड़ है? क्या वहां पर सारे शरीफ बैठ जाएंगे क्या? नहीं। लेकिन जो दुर्दांत है उनका इलाज कौन करेगा? ये आदमी देखिए कहा है हमने मच्छर और माफिया दोनों का इलाज किया, क्योंकि मच्छर बीमारी फैलाता है और माफिया बेरोजगारी को जन्म देता है। दोनों का इलाज हमने कर दिया है। एंसेफेलाइटिस भी खत्म हो गया यूपी से। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये कह रहे हैं कि इनकी हत्या हो रही है। अब जब इनके हत्यारे को एनकाउंटर करा जाता है फिर इनको दिक्कत होती है कि ये क्या कर दिया। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया भाई। अगर कोई गुंडागिर्दी कर रहा है, अगर वहां पर कोई डकैती चोरी चपाटी करता है तो उसका तो बदला तो पुलिस लेगी ना। अब वो बदला ले लेती है तो इनका बयान है कि ये फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं। क्या असद का एनकाउंटर फर्जी है क्या? कमेंट सेक्शन में लिख दिया करिए, उससे मोरल बढ़ता है और न्यूज को समझाने का मेरा जज्बा बढ़ जाता है उससे। ये देखिए यहां पर गाजियाबाद में ही ये हत्या हुई थी। आप जानते हैं गाजियाबाद में जितने हिस्ट्री सीटर हैं उनकी परेड कराई जा रही है, सारे गिरफ्तार हैं। अब इनको शपथ दिलाई जा रही है कि हम, भारत हमारा राष्ट्र है, हम राष्ट्रभक्ति के साथ रहेंगे। क्या कभी पहले किसी प्रदेश में ऐसा देखा था क्या? वो भी हिस्ट्री सीटर जो 2-2, 3-3 मर्डर कर चुके हैं, वो शपथ उठा रहे हैं थाने में आकर कि हमको माफ कर दीजिए। आप कहेंगे सर इनको डरा दिया है क्या? नहीं। ये देखिए ये लाइन में खड़े हैं। जैसे ही 5 एनकाउंटर हुए हैं असद के बाद, तुरंत लाइन में खड़े सारे हिस्ट्री सीटर अपने गले में तफ्ती डाल के कि हमको गिरफ्तार कर लीजिए योगी जी, योगी जी हमको गिरफ्तार कर लीजिए, हमें जीना है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उत्तर प्रदेश में आप दंगा नहीं कर सकते, आप चोरी चकारी नहीं कर सकते। यह बात क्रिस्टल एंड क्लियर रखना दिमाग में। यही उत्तर प्रदेश है। अब मैं आपको बताता हूं, इस चीज से खौफ है कि यह आदमी जब ऊपर आएगा तो हमारा तो मतलब किस्सा ही खेल खत्म हो जाएगा। हम कहीं पर कोई
विंग बना रहे हैं, कहीं पर जमाते मोमिनात चल रहा है, कहीं पर टीआरएफ चल रहा है, कहीं पर वक्फ बोर्ड सारी जमीन ले रहा है। यह सब तो हमारा धरा का धरा रह जाएगा। यह आदमी तो एकदम अलग है। यह डर है, इस वजह से आतंकवादी आ रहे हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना और दिल्ली, और अब यह मुंबई, इन दोनों जगहों पर अटैक के लिए किसने? दाऊद इब्राहिम ने। देखिए मैं बता देता हूं, खबर है धुरंधर एग्री डी कंपनी ने दाऊद। अब देखो दोस्तों, हो सकता है आदमी गलत काम करके गलत काम छोड़ दे, लेकिन जो कलंक उस पर लगता है वो नहीं मिट सकता कभी। 1993 में जो दंगे, जो बम ब्लास्ट हुए थे मुंबई के अंदर, वो इस दुर्दांत ने कराए थे और तब से ये फरार है, पकड़ा नहीं गया। डोभाल साहब के दिल में बहुत दुख है, क्योंकि उन्होंने कई बार प्लान बनाया इसको पकड़ने का, यही की पुलिस ने वो प्लान फेल कर दिया। इतना पैसा खिलाते हैं ये पीछे से। और मैं आपको डोभाल साहब की वो स्टोरी जो उस दिन बता रहा था कि आपको बताऊंगा, कि उन्होंने उस मुंबई पुलिस की लेडी इंस्पेक्टर को बोला भी है कि आई विल टीच यू अ लेसन। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ से तुमने दाऊद निकल जाने दिया। इतना बड़ा कोई वो नहीं था कि मैं उसको पकड़ नहीं पाता। प्रॉब्लम होती है लॉ एंड ऑर्डर में कभी कभी आपस में। तो बोल रहे हैं कि मुझे मरा हुआ यहां पर दिखाया गया है, और बोल रहा है कि मुंबई में और दिल्ली में अटैक करने हैं। ये 1993 के दंगे भूल गए, दोबारा से याद दिलाओ इनको। ये दाऊद की धमकी है, ऐसा रिपोर्ट कह रही है। यहां पर मुन्ना झिंगाड़ा, ये एक आदमी है, रहने वाला तो ये यहीं का था, लेकिन पाकिस्तान में रहने लगा, आतंकवादी बन गया, वहां के पूरा प्लानिंग ये करता है। इसी को ये काम दिया गया है, राइट हैंड माना जाता है। ये प्लानिंग करेगा इंडिया में अटैक की। अब लोग कह रहे हैं कि ऐसे ही बकरा है, कुछ नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। लेकिन प्रॉब्लम पता है कब हो गई? ये देखिए, जब दिल्ली में मतलब 5-6 जगह पर हम, इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान बहुत ताकत के साथ लगा हुआ है कि यहां कुछ करवाना है, बट करवा नहीं पा रहा है, क्योंकि भारत की फोर्सेस बहुत अलर्ट हैं। देखिए दिल्ली पुलिस को, 9 विद लिंक्स टू पाक आईएसआई दाऊद इब्राहिम अरेस्टेड वर प्लानिंग अटैक्स इन दिल्ली मुंबई। 9 लोग इसी दाऊद इब्राहिम के इसी जो है सजेशन पर के ये भारत में अटैक कराने हैं। 9 लोग गिरफ्तार करें, डायरेक्ट लिंक है आईएसआई के साथ। धुरंधर मूवी में जो दिखाया गया है वो गलत नहीं है, वो एक एक चीज सच है। तो दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान ने क्या सोचा है कि धुरंधर देखने के बाद, आपने धुरंधर देखी है कि नहीं प्लीज कमेंट में यह भी बता देना, कि धुरंधर देखने के बाद भारतीयों में एक अलग जोश है, वो एक मोटिवेशन के साथ रह रहे हैं। पाकिस्तान मतलब जूते का सोल भारतीयों के लिए, वो समझ गए कि ये कुछ नहीं है, तो कह रहे हैं कि उनमें डर बनाना जरूरी है। फिर मैं डॉन किस बात का, जब उनमें डर ना बना तो एक बार फिर से अटैक करवाते हैं और सीरियल ब्लास्ट करवाते हैं। इस टाइप की बातें उसने करके यहां पर भेजा है, और लोग गिरफ्तार भी हुए थे। देख लेना दोस्तों, ये लोग गिरफ्तार भी हुए, ये रैकेट फोड़े गए हैं। तो भारत की एजेंसियां पूरे ताकत से काम कर रही हैं, और ये राजौरी में जो ऑपरेशन चला हुआ है, उस ऑपरेशन में उन लोगों को मार गिराने के लिए यहां फोर्सेस तैनात है। एक एक चप्पे चप्पे को, जमीन के जर्रे को खोद कर भी तुझे जड़ से मिटा देंगे, यह वादा है हिंदुस्तानी आर्मी का। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई। अब आप सोचते हैं क्या डायरेक्ट अटैक होते हैं क्या? नहीं, इनडायरेक्ट अटैक भी होते हैं, वो आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये एक फिल्म है दोस्तों, बोंग अ चाइल्डहुड बिट्रेड स्टेट फॉर सेकंड। ये एक पिक्चर बनाई गई है, और ये पिक्चर किसके ऊपर है? चौंक जाओगे नाम लिखूंगा तो, मणिपुर के ऊपर है। मणिपुर को आप देख रहे हो, मैंने कहा था ना बंगाल के चुनाव के बाद मणिपुर आएगा। मणिपुर को इंटरनेशनल इश्यू बनाना चाह रहे हैं। कैसे? जैसे कश्मीर को 24 घंटे बनाना चाहते हैं, मणिपुर को इंटरनेशनल इश्यू बना रहे हैं। ऊपर से आपको पता, देखिए बहुत दुख होता है ये जानकर के, आधी जनता तो यही नहीं जानती कि मणिपुर है कहां। बहुत कष्ट होता है ऐसी बातें सुनकर, भारतवासी होने के नाते। ये हमारे भाई बहन है, ये अभिन्न अंग है भारत का। मणिपुर में इतने बड़े मतलब असंख्य इतने हमारे पास भंडार हैं, उसको जब्त करने के लिए, या भारत उसमें से कुछ ना ले पाए उसको रोकने के लिए, वहां 1000 तरीके की कॉन्स्पिरेसी चल रही है। ध्यान रखना मेरे भाई, ये मूवी चली है, इस मूवी में मतलब अलग अलग चीजें दिखाई गई हैं, और ये मूवी बनाई किसने है ये भी बता दूंगा। और इस मूवी को बाफ्टा अवार्ड मिल चुका है, ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है बाफ्टा, मणिपुरी फिल्म। और अलग अलग अवार्डों के लिए अब इसको भेजा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि मणिपुर का जो इश्यू है, चाहे वो जैसा है जो दिखाया पिक्चर में, वो अलग बात है, मतलब इस टाइप से दिखाया है कुछ, एक बच्चा उसके साथ भेदभाव होता है, उसके बाप के साथ वो म्यांमार चला जाता है, इस टाइप से। अब देखिए, यही चीजें हमको देखने के, इस इश्यू को इंटरनेशनलाइज करा जा रहा है, जिससे पूरी मीडिया इस पर आ जाए। ये एक आदमी है जिसने धुरंधर पिक्चर बनाई थी, पहले तो पूरा बॉलीवुड इस आदमी के पीछे पड़ गया है बहुत बुरी तरीके से। इसको खत्म करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि जो एक नेक्सस बना हुआ था ना, एक पर्टिकुलर जिहादी नेक्सस, उस नेक्सस को इसने तोड़ दिया, सबको पीछे छोड़ दिया। इसलिए पूरा का पूरा वो जो लिबरल गैंग है वो इसके पीछे पड़ा हुआ है इस टाइम पर। इस पर फाइन, जुर्माना, बैन, हर चीज लग रहा है। अब आप देख लेना आदमी कौन है ये। और ये जो मैंने फिल्म बनाई है ये वाली, ये किसने बनाई है फिल्म? कौन है प्रोड्यूसर इसका? यही। ये कौन है? ये दोस्तों जावेद अख्तर का लड़का है, फरहान अख्तर। आपने भाग मिल्खा भाग पिक्चर देखी होगी, ठीक है? ये इनके पीछे पड़े। तो ये भी आपको समझना है। कुछ दिन पहले श्रद्धा कपूर इन्हीं के घर में रह रही थी, शक्ति कपूर कैसे कैसे करके उसको बचा के ले गया, जबकि ऑलरेडी शादीशुदा है ये आपको इसीलिए बता रहा हूं मैं कि आपके अंदर जागरूकता रहे। यहां देखिए, एक और तगड़ी न्यूज बता देता हूं आपको कि म्यांमार हमारे यहां पर आया। म्यांमार के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री ने और राष्ट्रपति ने दोनों मुलाकात की, क्योंकि म्यांमार ने हमको वादा किया है कि हम किसी भी दूसरे देश को, चाहे वो चीन हो चाहे अमेरिका हो, अलाउ नहीं करेंगे अपनी जमीन पर कि वो भारत के खिलाफ काम कर सके। म्यांमार की तरफ से बहुत ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होती है, लेकिन म्यांमार बता कर गया है कि वॉन्ट अलाउ आवर टेरिटरी टू यूज्ड अगेंस्ट इंडियाज इंटरेस्ट। म्यांमार
अब म्यांमार में हम गए हैं तो कुछ तो होगा। साथ ही क्या हुआ है कि जो बालेन शाह जो प्रधानमंत्री हैं नेपाल के इस टाइम पर, उनकी पार्टी के जो मुखिया है दोस्तों, चीफ, वो भारत आए हैं। इतना गजब तरीके से भव्य स्वागत किया है कि आप वीडियो देखना टीवी पर, आप भौचक्के रह जाओगे। मतलब ऐसा स्वागत हर एक किसी का नहीं होता। अब आप इसमें यह समझ लीजिए कि नेपाल से हमारे 2000 साल पुराने रिश्ते हैं, इसलिए या नेपाल को किसी भी कीमत पर भारत किसी भी मुहाने पर छोड़ना नहीं चाहता है, साथ लेकर चलना चाहता है, या कहो कि नेपाल हिंदू राष्ट्र है इसलिए भारत उसका अलग से गर्मजोशी से स्वागत करता है। जो भी आप समझ के चलें, बहुत तगड़ा इनका स्वागत हुआ है। लेकिन ऐसा स्वागत अगर भारत में होगा किसी दूसरे देश का तो अच्छा लगेगा क्या दूसरे देशों को? नहीं। तो तुरंत क्या हुआ? तुरंत देखिए यार, तुम कैसे हो गए हो भाई, पूरी चमड़ी पे मर जाते। देखो ना, ये वही नेपाल सरकार में मंत्री हैं, यहां पर पहुंच चुकी है कौन? यूएस डिप्लोमेट सारा बी रोजर्स। आपको बताया था ना पिछली बार कहानी केपी ओली वाला, जो हनी ट्रैप हुआ था, वो तुरंत पहुंच गई भाई साहब भारत में। जैसे ही करंट की सरकार पहुंचे, तुरंत सीआईए पहुंच गया यहां पर। सीआईए, ये चीजें मैं आपको जियोपॉलिटिक्स से रिलेट करके इसलिए बताता हूं कि आप समझ सकें कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अगर मैं अगला आर्टिकल लाऊं तो आपको समझ में आए कि सर बताना कहां चाह रहे, कहां से कनेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही भारत में नेपाल आया, नेपाल में तुरंत सीआईए पहुंच गया प्लॉट करने के लिए कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे मैनेज करना है। करेक्ट है? यहां देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नेपाल वाले भाई बहनों को अपनी शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा, अपने विजडम का उपयोग करना पड़ेगा, किसी के कहने पर मत चलना। और आपको लगे कि अगर हमारी सरकार या हमारे नेता मंत्री वही केपी शर्मा ओली वाली गलती कर रहे हैं, हनी ट्रैप हो रहे हैं, या सीआईए यहां पर कब्जा कर रही है, तो आपको उसके खिलाफ आना पड़ेगा। ठीक है? आपकी सरकार अच्छे से काम करे, बालन शाह खूब भारत के साथ ऐसे संबंध बनाए, मजबूत संबंध, कि हमारा 2000 साल पुराना रिश्ता फिर से मजबूत होकर उसी तरीके से चलता रहे। यही भारत चाहता है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है? मैं आपको एक इंटरनेशनल खबर और दे देता हूं, ये लास्ट खबर है। ये इजराइल ने अटैक कर रहा है लेबनान के ऊपर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, देख लीजिएगा। ये जो इलाका है, ये अभी अभी इजराइल ने अटैक करके लेबनान से लिया है। तो कुल मिलाकर ये इलाका अब इजराइल ले चुका है, और इजराइल ने कहा ये पूरा मुझे चाहिए। ये जो लियोनी नदी है, इसको पार करके जोहरानी नदी तक पहुंच गए हैं। लड़ाई पहुंच रही, देखिए ना, यहां तक पहुंच गए, अब इस नदी पर पहुंचने वाले हैं। इजराइल ने अटैक बंद नहीं किए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जियोपॉलिटिक्स क्या होती है। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट देखिए, यू आर क्रेजी, ट्रंप फ्यूम्स एट नेतन्याहू इन कॉल लेबनान। ट्रंप ने नेतन्याहू को कॉल करके गरियाया, गाली दी, और बोला कि तुम ये क्या कर रहे हो, फलाना ढिमाका, ना जाने क्या क्या। अब प्रॉब्लम क्या हुई है दोस्तों, एक होता है गुड बॉय और एक होता है बैड बॉय। यही गेम है ये। एक आदमी बनेगा गुड बॉय और एक आदमी बनेगा बैड बॉय, और बैड बॉय को बैड बॉय के काम करवाने होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये लॉ भी एक ही है, काम ये दोनों एक ही करेंगे, ये आप ध्यान रखना। ठीक है? तो ये इनको जो करना है वो पहले से सेट है। अगर ऐसा करना होता तो मिलकर आक्रमण नहीं होता। तो आपको जियोपॉलिटिक्स समझ में आनी चाहिए। दूसरे के वो उनका काम है, वो करेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे, ध्यान रखिएगा। भारत की सरकार ने $12 बिलियन का सोना बेच दिया है। सोना बेच दिया, क्यों बेच दिया है? क्योंकि हमारे फॉरेक्स कमजोर ना हो, इतना दबाव ना आ जाए कि कीमतें और बढ़ानी पड़े। तो सरकार हर हाल में कीमतों को स्टेबलाइज करना चाहती है, इसीलिए मना कर रही थी कि तुम सोना मत खरीदना, क्योंकि सोने के दाम बढ़ा दिए गए हैं। अब बढ़े हुए दाम पर सोने को बेच दिया गया, जिससे सरकार के फंड में पैसा आए, लोग ये ना कहें कि हमको सोना खरीदना है, आप सस्ता करिए, इसीलिए सोने के दाम बढ़ाए गए। अब सोना बेचा, रिजर्व आया, उससे कीमतों को स्टेबलाइज किया जा रहा है। टेंशन मत लेना, हमारे पास बहुत है। अभी हमने एक चंद हिस्सा बेचा है, और ये अब ऐसी रिपोर्ट है, अभी इस पर मिनिस्ट्री जवाब देगी। जो भी आएगा मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। बस मैं ये कहूंगा कि किसी भी छोटी मोटी अफवाह में आकर अपना मत ना बदलें, अपनी विचारधारा पर अड़े रहें, जो आपकी विचारधारा है। यानी कि अगर सरकार पर भरोसा कर रहे हैं तो थोड़े दिन भरोसा दिखाएं भी। ठीक है? जय हिंद, वंदे मातरम। नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, जिससे वीडियो आपको तुरंत मिल जाया करे, छूटे नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि कंटीन्यूअस वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अभी मैं एक बना रहा हूं, इन फ्यूचर हो सकता है 2 वीडियो भी मैं लाता रहूंगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।